खबर यह है कि उसमें वो लोग ताली बजा रहे हैं इस चीज पे, तो इस चीज को एक मौलाना नहीं है, ये हजारों लोग हैं। कितने लोग ताली बजा रहे हैं, जेल भेजिए उनको। अरे पहले बात जेल भेजने की नहीं है, बात है नैतिकता की। आप क्या बात करने लग जाते हैं, अचानक से कानून ले आते हैं बीच में, ये कैसी डिफेंड करते हैं आप लोग। मैं कह रहा हूं कि कानून की बात है ही नहीं है, ये बात है कि वो लोग बैठे हुए हैं, वहां एक आदमी खड़ा नहीं हुआ जब वो बोल रहा है कि हिंदुओं से सामान मत खरीदो, तो वहां अगर जो ऐसा ही भाईचारा था और ऐसा ही हिंदुओं से प्रेम था तो कोई तो खड़ा होना चाहिए था। शेखर जी, कोई खड़ा नहीं हुआ है। आप जैसे लोग डिफेंड करने आ जाते हैं, उस चीज पे ताली बज रही है, और यही अधिकांश मुस्लिम समाज का मत है। अब वो बोल रहे हैं वो मौलाना है या नहीं है, ये दूसरी देश तोड़ने वाली बात है, लेकिन उस पे ताली बजाने आप कोई मौलाना तौकीर से कम नहीं है, उसके बराबर में बैठा हुआ बोल रहे हो आप उससे कम नहीं है। बोल रहे हैं वो टोपी नहीं, अरे क्यों फिर मौलाना तालान वाली बात कर रहे हैं? वो तो मौलाना होगा, क्या उसको भी इतनी समझ नहीं थी कि तुम क्या बोल रहे हो, इस देश की अमन और अमन फिजा को खराब कर रहे हो? वो बोल सकता था ना, कोई खड़ा होके क्यों नहीं बोला? शेखर जी, सवाल यह है, सवाल यह नहीं है कि कुछ नफरती क्या बोलते हैं, सवाल यह है कि जब नफरती बोल रहा था तो उस पे ताली क्यों बज रही थी। सवाल यह है कि कोई मौलाना कुछ बोले क्यों नहीं लिया गया वाले लोग कौन है, और आप जैसे उस पर प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया? आप जैसे लोग कहां का ये मौलाना? आपको शर्म नहीं आती है? कहां मौलाना? डिफेंड ऐसे करते हैं कि एक हिंदुओं की घटना लेके आते हैं, बराबर में मुसलमानों को एक तरीके से वॉक ओवर देने की कोशिश करते हैं। हो क्या रहा है? शेखर जी थोड़ा सोचिए, कैसी बातें कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आ रही आपको? बुद्धिजीवी हैं आप, और आप देखिए आप क्या डिफेंड कर रहे हैं। आपकी नजर नहीं पड़ी ताली बजाते हुए? युवा ताली बजा रहे हैं, बच्चे ताली बजा रहे हैं, उसमें आप बताइए ना, तो देख ये कौन सी जगह की घटना है? शेखर जी देखते पिक्चर को, ये कौन से प्रदेश की घटना है? कौन सा प्रदेश की घटना है? नफरत जो घोली जा रही है ना हिंदुओं के खिलाफ, बात उस पे करिए। ये जो आप लेफ्ट लिबरल एक गैंग बना के खेल खेल रहे हैं ना, कि मुसलमानों की किसी भी घटना के बचाव में एक हिंदुओं की घटना को बराबर लाके खड़ा कर देते हैं, ये बचाव करने की कोशिश मत करिए। अरे बेकार में ठेकेदार बन रहे हैं हिंदुओं के। शेखर जी पूरा का पूरा एक्सपोज हो चुका है। देश बांटने की बातें मत करो, ये सावरकर के चेलों को टाइम नहीं आती, बेकार में देश बांटने की बात मत करिए। मौलाना बांटने की बात कर रहे हैं, मैं तो हकीकत बता रहा हूं आपको, जिसपे आप पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है आपका लेफ्ट लिबरल गैंग है, लेकिन पर्देदारी इतनी भी नहीं हो सकती है कि जो जनता की आंखों में उसको दिख रहा है आप उस पर पर्दा डाल दें, ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, वैसे ये इनके बारे में थोड़ा सा परिचय मैं और दे देती हूँ कि आप लोग बार बार जो ये कह रहे हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन है, हम इसे नहीं जानते हैं, AIMIM का नेता भी है, इसके अलावा ये जो पीरजादा है ये सुन्नत समिति के महासचिव भी हैं, इनकी तरफ से एक आह्वान किया गया है। लेकिन अगर आप इसे, ठीक है नाजिम अशरफी जी आप पहले कह लीजिए, उसके बाद फिर मैं दूसरे मेहमानों का रुख करूँ। 30 सेकेंड। जी मीनाक्षी जी, मैं ये कहना चाह रहा था, अब बात मेरे समझ में आ गई। जब आपने कहा कि ये AIMIM के नेता हैं, इन पर कार्रवाई नहीं होगी, इन पर कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि भाई असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी से उनका बड़ा अच्छा पैक्ट है। तो अब मेरे समझ में आ गया, मौलाना तो ये नहीं है, लेकिन ये बस यही वजह कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और रही बात, अगर कोई भी अगर इस तरह की भड़काऊ भाषण की बात करता है, चाहे वो नेशनल टीवी की डिबेट हो, चाहे मैं हूं, शेखर जी हो, राहुल तलान हो, अदरवाइज कोई भी हो, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से वो वही कर रहा है जो वो मौलाना कर रहा है, जो अपने आप को नकली मौलाना लिख रहा है वो वही कर रहा है, जो हम कर रहे हैं वो वही कर रहा है। नहीं, उस समिति के महासचिव भी तो हैं, AIMIM के नेता होने के साथ साथ एक पूरे समुदाय को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेता हो या अभिनेता हो, एक समुदाय को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, तो कहते वक्त तो थोड़ा याद रख लेते। जरा आप मुझे एक बात बताइए, एक आम व्यक्ति खुल करके खड़ा होकर के ये बोल दे कि किसी हिंदू के दुकान से आप सामान मत खरीदिएगा, क्या उस बात का उतना असर पड़ेगा जितना एक नेता के कहने से पड़ेगा? और वो असर तो बांटने वाला है ना डॉक्टर HS रावत जी। अगर यही बात जब हिंदू कहना शुरू कर देते हैं कि आप देखिए खाने में थूक मिल रहा है, जूस में पेशाब मिल रहा है, हर तरीके से धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। जब ये हिंदू आह्वान करते हैं कि भाई जब आप खाना खाए तो थोड़ा देख लीजिए, दुकान का बोर्ड लगा लीजिए, तब तो बहुत सारे कांग्रेसी नेता हो या फिर दूसरे पार्टी के नेता हो उठ करके खड़े हो जाते हैं, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन अब कहाँ सब चुप्पी साध करके बैठ गए हैं? मीनाक्षी जी, ये कोई पहला केस नहीं है। 2014 से पहले भी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय हर साल रमजान के महीने में इस तरह के फतवे जारी होते थे और खुलेआम होते थे, और उन पर हमने बहुत डिबेटें की हैं।
कम से कम 50-100 डिबेटें इस पर होती थी और हर साल होती थी। लेकिन अभी शेखर जी ये कह रहे थे इन पर कार्रवाई करो, इन पर कार्रवाई करो। अब इन पर कार्रवाई कर देंगे, इनको अरेस्ट कर लेंगे, तो फिर ये चिल्लाएंगे कि देखिए मुसलमानों के साथ में अत्याचार हो रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमान अच्छे तरीके से रह नहीं पाता, और फिर ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। एक जरा सी कोई बात हो जाए, आज इतना बदनाम कर दिया इन लोगों ने विक्टिम कार्ड खेल खेल करके। बात कर रहे हैं राहुल भाई यार, मेरी आवाज से बंद क्यों कर रहे हैं राहुल भाई को? जो है जिनको सुनाइए, क्या नाम है इनको? ये कहां से फतवा झूठ बोलते हैं? इनकी आजादी नहीं है। बताओ, उस अमेरिका को ये कहना पड़ रहा है कि धर्म की आजादी नहीं है ना? इतना बदनाम कर दिया इन लोगों ने कि आज जो है तो यार तुम यार खाम का नेशनल टीवी में आ गए यार, इतना झूठ बोलते हो। के नाम पे, लव जिहाद के नाम पर इनके अंदर इतनी नफरत भरी हुई है। इनकी नफरत टीवी पे यहाँ आती है। अभी ये बैठे हुए ना जितने भी मौलाना, देखना डिबेट के अंदर नफरत आ जाएगी। और ये नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री तक नहीं मानते। वो कहते हैं आपके प्रधानमंत्री ने ये कहा, आपके मुख्यमंत्री ने ये कहा। इनके दिमाग में जो जहर भरा हुआ है वो निकल के आता है। अब यहाँ टीवी पे तो आके मजबूरी है, क्योंकि वो तो वाइट है, उसको तो आप चेंज कर नहीं सकते, क्योंकि उसने बोला है कि हिंदू की दुकानों से। पहले भी ये देवबंद से और बरेली से जहर बकती हो। पता नहीं तुम्हारे बच्चे है या नहीं है, अपने बच्चों से मिलते हो नहीं मिलते हो, झूठ बोलते हो रावत जी यार। रावत जी इतना झूठ बोलते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। छिड़कते हैं और गौमूत्र छिड़कते हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती करते हैं। इससे हमारा जो रोजा है वो भ्रष्ट हो जाएगा और वो पाक नहीं रहेगा। इस वजह से इनसे हिंदुओं से मत लो। ये तो इनकी नफरती बयान है, आज से थोड़ी है, ये बहुत पुराने नफरत की बयान। लेकिन होता क्या है, टीवी पे फंसते हैं। अब यहाँ पर जवाब तो दे नहीं सकते कुछ, तो फिर यही बोलेंगे नहीं हम इसका विरोध करते हैं, विरोध करना चाहिए, इनको जेल में भेज देना चाहिए। और जब इनको जेल में भेजते हैं तो 2-2 लाख मुसलमान टोपी पहन करके उसके जनाजे में चले जाते हैं करने के लिए। जिस तरह तुम हो वैसे वो है, जैसा तुम नफरती वैसे वो नफरती। तो देखिए जैसे आपका ताल्लुक नफरत से वैसे उसका ताल्लुक नफरत से है। नफरत ही हो, ये आपके बी ग्रुप है, ये आपके परिवार वाले, ये आपके खानदान वाले लग रहे हैं वो लोग। बरेली के तौकीर रजा को डाला, उसने बहुत ज्यादा ही घिनौना बयान दिया था। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने प्रदर्शन किया, योगी बाबा ने उनको सख्त उठा करके जेल में डाल दिया सबको और बुलडोजर घुमा दिया। अब वो सब चीजें क्या जाती है, मैं आपके पास आती हूँ एक एक करके, प्लीज। हाँ बोलिए। इंटरनेशनल मुद्दा बनाते हैं, जरूर कमेंट करें। हाँ, इंटरनेशनल मुद्दा बना देते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान कौम जो है वो सेफ भारत नहीं की छवि को एक तरीके से खत्म करने की, खराब करने की कोशिश की जाती है। अब बोलिए नसीम उल हक जी, क्या बोल रहे थे आप? पहली बात, मुझे बोलने दिया जाए, बीच में कोई ना बोले। हाँ बोलिए। मैं डायरेक्टली कह रहा हूं हाँ। कि सख्ती थोड़ी लाजिम है पर कट्टर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ी लाजिम है पर कट्टर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, जो है हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। मैं एक बात कह रहा हूं, जिस साहब ने वो बयान दिया वो कोई मौलाना नहीं है, वो एमआईएम पार्टी का नेता है और एमआईएम बीजेपी की बी ग्रुप है। जिस तरह बीजेपी मुल्क में जो है नफरत फैलाने का ठेका ले रखी है, इसी तरीके से इन लोगों ने ठेका ले रखा है। पूरे ईद में, पूरे रमजान का, आज रमजान खत्म हो गया, कल ईद है। मैं आपके चैनल से तमाम लोगों को, यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं, मैं उनको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और उसके बाद कहता हूं, पूरे रमजान मैंने और ईद की पूरी शॉपिंग मैंने हिंदू भाइयों से की है। और हमारे यहाँ पर आइए, जमीन पर आइए, इस तरह का कोई मामला नहीं है। जो मुझे अच्छा सामान देगा, जो मुझे कम कीमत पे सामान देगा, जो मेरा बढ़िया सामान देगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, उससे हम खरीदेंगे और खरीदेंगे। ये जो चंद लोग बैठे हैं ना, जो आवाज लगा रहे थे मुसलमान से खरीदे, ये नफरती चिंटू है। ये 2014 के बाद बीजेपी ने लाया है मुसलमानों में तफरका डालने के लिए। और उससे पहले नफरत नहीं थी। नहीं, ये बताओ मौलाना साहब, ये बताओ 2014 से पहले नफरत नहीं थी? उससे पहले दंगे नहीं होते थे क्या? उससे पहले क्या स्थिति थी आपको पता नहीं है क्या? उससे पहले भी तो नफरत थी, और इतनी बेहद नफरत थी कि उत्तर प्रदेश में इतने दंगे हुआ करते थे कि पूछो मत, बहुत बुरा हाल था। आप कैसे कर सकते हो 2014 के बाद ये सब चीजें हो रही हैं? उससे पहले तो आपका रुतबा चलता था, आपके सामने कोई बोल नहीं सकता था। ये स्थिति पैदा हो, ये काले अंग्रेज की औलाद जो ईसाइयों के कलमे चाटते थे, उनसे माफीनामा मांगते थे, उनको भी हम नफरत के मुंह पर जो है। लेकिन आप तो कुछ, मुझे लगता है ज्यादा ही इतिहास में चले गए। चलिए मैं आपको थोड़ा वर्तमान में लेकर के आती हूँ। मुझे जरा एक बात बताइएगा नसीम उल हक जी, जय फिलिस्तीन का नारा संसद में एआईएमआईएम के अध्यक्ष की तरफ से दिया गया, आप उसका विरोध करते हैं।
AIMIM के अध्यक्ष कहते हैं, सांसद कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम भारत माता की जय नहीं गाएंगे। आप उस चीज का विरोध करते हैं? AIMIM के सांसद ने कहा कि बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी, क्या आप उस बात का विरोध करते हैं? AIMIM की एक नेता की तरफ से कहा गया कि मुमरा को हम पूरा हरा कर देंगे, क्या आप उस बात का विरोध करते हैं? अगर आप इन तमाम बातों का विरोध करते हैं तब आप बीजेपी की बी पार्टियों से बोल लीजिए। बिल्कुल घटिया भाषण, मुल्क को बांटने वाला भाषण। मुल्क के लिए सब रंग बराबर हैं, चाहे सफेद हो, लाल हो, गेरुआ हो, ये सबका रंग है। घटिया भाषण। रही वंदे मातरम का, तो वंदे मातरम में हम ओवैसी साहब के नहीं, हम संविधान के साथ है। संविधान ने जितना मुझे इख्तियार दिया है मैं उतना करूंगा। और मैं कह रहा हूं, जितने लोग इस तरह की भाषण दे रहे हैं, MCD का इलेक्शन है, वहां पर्दे वाली को, बुर्के वाली को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। जहालत वाली बात नहीं थी, बेवकूफी वाली बात नहीं थी। हिंदुस्तान का मुसलमान रोटी नहीं खाता है, चारा खाता है, उसको अकल नहीं है, वो समझता नहीं है। कितने लोग हैं, क्या हो गया? याद रखिएगा, आज भी हिंदुस्तान का अक्सर मुसलमान और हम जैसे लोग और आप जैसी हमारी बहनें और हमारे जो है रावत जी और दूसरे लोगों की तरह हम हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के साथ। सोच डिफरेंटली अलग है, बिल्कुल अलग है। वो क्या कहते हैं, वो क्या नहीं कहते हैं, उससे इतर उनके जो नेता हैं उनसे इतर जरा आप ये भी बताइए ना कि ये जो सुन्नत समिति, उसके ये जो महासचिव हैं, उसका क्या रोल होता है? इस पर भी मैं चर्चा करूंगी। महामंडलेश्वर स्वामी अनिलानंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिलानंद जी, इस पूरे मुद्दे पर क्या ये कोई पहली बार हुआ है जब इस तरीके से कहा गया है? हालांकि हम तो हमेशा ये देखते हैं कि आप अगर कहीं भी किसी भी मोहल्ले में जाएंगे तो वहां पर छोटी छोटी दुकानें मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा खुद लगाई जाती हैं ताकि वो इस दौरान अपने आप को भी आर्थिक तौर पर मजबूत कर सके। लेकिन क्या अलग से आकर के इस बात को रखने की आवश्यकता थी कि आप जाकर के हिंदुओं की दुकान से सामान खरीदिए या मुसलमानों की दुकान से सामान खरीदिए? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।